लास्ट क्लास में हमने किया था सर्च बाय इनपुट फील्ड और हमने कैटेगरी सर्च किया था। आज हम बाय रेंज करें, प्राइस रेंज सर्च करें, मतलब जो प्राइस रेंज मैं इसको बताऊँ उस हिसाब से ये सर्च करके ले आए। ठीक है, तो कोड में हम जा रहे हैं और अब हमने एक इनपुट रेंज बनाई हुई है जिसके जिसके अंदर से हम इनपुट वैल्यू लेके आएंगे कि उसमें वैल्यू क्या आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट रेंज बनी हुई है जिसमें हमारे पास टाइप रखा हुआ है रेंज। हमने टाइप रेंज का मतलब कि ये रेंज आपके पास आ जाएगा। इसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके पास। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास, तो हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, आप मिनिमम 0 रख ली, मैक्सिमम आप फिलहाल कोई भी रख लें। ठीक है, हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो रखवा रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से भी रखवा सकते हैं कि हमारे पास, हमने यहाँ पे रेंज लगाया हुआ है, रेंज में हम मैक्सिमम वैल्यू अपने खुद हिसाब से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के अंदर हाईएस्ट रेंज, जो हाईएस्ट प्रोडक्ट जो होगा जिसकी प्राइस हाईएस्ट होगी वो हम निकाल सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने यूनिक कैटेगरीज निकाली थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिक रेंज यूनिक प्राइस निकालेंगे, फिर यूनिक प्राइस में से आप जो है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो यूनिक प्राइस कैसे निकलेगी, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, लेट यूनिक प्राइस, या आपके पास आप कर सकते हो यूनिक प्राइस के अलावा कोई और वेरिएबल का नाम भी दे सकते हो। इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे एक एरे बना दिया, इसमें वही डॉट 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 न्यू किया हमने और सेट किया। और सेट के अंदर आप वही डेटा डॉट मैप चलाओगे, तो डेटा है हमारे पास, डेटा के ऊपर हम डॉट मैप का मेथड चला रहे हैं और मैप के मेथड के अंदर हमारे पास जो है प्रोडक्ट डिफाइन किया हमने, और प्रोडक्ट करके पी डॉट प्राइस कर देंगे हम, पी डॉट प्राइस। तो पी डॉट प्राइस जो है आपके पास यहाँ पे प्राइस निकाल के ले आएगा, जो आपके पास यूनिक प्राइसेस होंगे आपके पास। यूनिक प्राइस हमने निकाल ली है। ठीक है, इससे आपके पास यूनिक प्राइस आ जाएंगे। कंसोल में साथ साथ करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूनिक प्राइस। सही है, प्रोजेक्ट हमारे पास रन हो रहा है और कंसोल में हम चेक करेंगे तो कंसोल में हमारे पास यहाँ पे यूनिक प्राइस आ जाएगा। रिफ़्रेश किया मैंने और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट पेज डॉट JSX के अंदर लाइन नंबर 22 हमारे पास जो है यूनिक प्राइस कंसोल करवाया, और ये सारी जो प्राइस आ रहे हैं मेरे पास ये सारे यूनिक है। अब इसमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम यहाँ पे मैथ डॉट मैक्सिमम का एक मेथड है वो इस्तेमाल करें। तो मैथ डॉट मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू निकाल के आएगा। तो इस दफ़ा मैं कंसोल हटा के मैथ डॉट मैक्सिमम और इसके अंदर डॉट 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 यूनिक प्राइस में डिफाइन कर रहा हूँ। डॉट 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 क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर है। स्प्रेड ऑपरेटर, आपने जो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू चेक कर रहा है वो मैक्स का मेथड, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उठा के रखेगा पहली दफ़ा। दूसरी दफ़ा जो अगर उसके ऊपर कोई वैल्यू आ गई, जिस तरह पहले 5 इसने रख दिया था, पहली वैल्यू मिली 5, उसको 5 मैक्सिमम थी उसके हिसाब से, नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो अगर 10 आ गई तो वो क्या करेगा, वो 10 रख देगा, अब 5 आपके पास हट जाएगा। इस तरीके से वो पुरानी वैल्यूज देखता जाएगा। पुरानी अगर मैक्सिमम होगी तो डॉट 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 का मतलब स्प्रेड पुरानी वैल्यूज उठा के लानी है। अगर नहीं होगी तो पुरानी वैल्यूज हम नहीं रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू हम उसको आगे कंटिन्यूसली लूप चलता जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू जब तक नहीं आएगी तब तक ये चलता रहेगा। हमारे पास इस तरीके से कोई एक यूनिक वैल्यू आ जाएगी और यूनिक वैल्यू वो भी मैक्सिमम होगी हमारे पास। ठीक है, मैक्सिमम, इससे पता चल जाएगा आपको कि आपको जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, उसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। हमने उस तरीके से मैक्सिमम डॉट मैथ करके यूनिक वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक स्टेट या फिर आप वेरिएबल बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक स्टेट बना रहे हैं, कॉन्स्ट मैक्स प्राइस कॉमा सेट मैक्स प्राइस इक्वल टू यूज स्टेट। और यूज स्टेट करके हमने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए यूज स्टेट वैल्यू स्टोर करने के लिए, आपको वैल्यू जब भी स्टोर करनी है, चाहे इनपुट में से स्टोर करनी है, चाहे एपीआई से आ रही है वहाँ से स्टोर करनी है, चाहे किसी भी चीज़ से आपको डेटा स्टोर करवाना है, उसके लिए यूज स्टेट लगाना लाजमी है। ठीक है, अब सेट मैक्सिमम है, ये फंक्शन है, इसके थ्रू हम मैक्सिमम वैल्यू जो निकलवाई है वो उठा के इस मैक्स प्राइस को दे देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिक वैल्यू आई है वो हम क्या करें कि कंसोल डॉट लॉग की जगह इस दफ़ा हम कंसोल डॉट लॉग को चेंज करके यहाँ पे हम सेट मैक्सिमम प्राइस कर रहे हैं। तो जो कंसोल हो रहा था अब वो कंसोल नहीं आएगा, आप चाहो तो कंसोल भी रख सकते हो ओपन, कंसोल नहीं आएगा, अब आपके पास क्या आएगा,
डायरेक्ट सेट हो जाएगा मैक्सिमम आपके पास स्टेट के अंदर। तो ये कंसोल ये यूनिक कैटेगरी का भी था, इसको भी मैंने हटा दिया। आप जब काम कर लो तो आप कंसोल को बंद कर दो, आप कमेंट कर दो तो कंसोल आपके पास नहीं आएगा फिर, ठीक है। कंसोल हमने हटा दिया, हमारे पास मैक्सिमम प्राइस आ गया। अब जो रेंज आ रही है आपके पास, उस रेंज में भी आपके पास मैक्सिमम प्राइस लिखा हुआ है 1000, आपका 10,000, ठीक है। तो हम वहाँ पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं, तो इनपुट में आप आओगे, आप यहाँ पे आपको मिनिमम मिल रहा है। मिनिमम आपको पता है 0 ही होगा। मैक्सिमम क्या होगा, उस मैक्सिमम की जगह आप अपना वेरिएबल कॉल कर दोगे मैक्सिमम प्राइस। अब मैक्सिमम प्राइस आपके पास जो होगी वो आपका मैक्सिमम प्राइस आ गई। ये जो लिखा हुआ है आपके पास, ये फ़िलहाल स्टैटिक वैल्यू है, जो स्टैटिक वैल्यू हमने डिफ़ाइन की है कि क्या होगी, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी वैल्यू भी दे सकते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम प्राइस है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो हम वैल्यू नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं वो नंबर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाए, मतलब जो वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ 1000, क्योंकि यूज़र को पता होना चाहिए वो कितनी वैल्यू सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो दिखानी है हमने। वो कैसे दिखेगी, वो सबसे पहले आप ऑन चेंज के अंदर से अपनी वैल्यू निकाल के लेके आओगे। मतलब इनपुट में क्या यूज़र वैल्यू ले रहा है उसको आप उठाएंगे, फिर यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे लगेगा एक ऑन चेंज, और ऑन चेंज के लिए हम आप एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल, या फिर आप यहाँ पे सर्च बाय रेंज करके एक मेथड आपके पास फंक्शन बनेगा। हमने लास्ट टाइम सर्च बाय कैटेगरी किया था, सेम टू सेम हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन सर्च बाय रेंज। सर्च बाय रेंज का हमने फंक्शन बना दिया। इसमें हमारे पास यहाँ पे रेंज आएगी जो वहाँ से आपको मिलेगी एज अ वैल्यू। तो रेंज आपको मिली है, हमने यहाँ पे रेंज निकाल ली कि रेंज आपको मिलेगी, ठीक है। हमने फिर वापस से फ़िल्टर भी करवाना है, साथ साथ फ़िल्टर करवाएंगे, और फ़िल्टर करवा के आप यहाँ पे एक रेंज के नाम से एक वेरिएबल भी बना सकते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम कैटेगरी के लिए वेरिएबल नहीं बनाया था, सर्च टेक्स्ट के लिए हमने वेरिएबल बनाया था, ठीक है। वैसे ही हमारे पास है कि हम बना सकते हैं। तो हम सेलेक्टेड रेंज हम यहाँ पे एक बना सकते हैं। तो यूज स्टेट में बना रहा हूँ, यूज स्टेट, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे सेलेक्टेड रेंज कॉमा सेट सेलेक्टेड रेंज कर दिया है, और फिलहाल मैंने इसकी वैल्यू इनिशियली 0 रखी है, ठीक है। अब ये सेलेक्टेड रेंज ही मुझे यहाँ पे दिखानी है कि यूज़र कितनी रेंज सेलेक्ट कर चुका है। तो डायरेक्ट मैं इसको, जहाँ पे मैंने 10,000 लिखा हुआ था वहाँ पे मैं इसको कॉल कर दूंगा। तो फिलहाल सेलेक्टेड रेंज आपके पास आ जाएगी 0। जीरो आ गई हमारे पास। जब यहाँ से रेंज चेंज करेंगे तो वो फंक्शन के थ्रू चेंज होगी, और उस ऊपर जो आपकी स्टेट है उसमें भी चेंज करवाएंगे, ठीक है। फंक्शन में दोबारा आ गए हम, यहाँ पे सेलेक्टेड सर्च बाय रेंज आ रहा है, उसमें रेंज आपको मिल जाएगी। उस रेंज का क्या करना है आपने, उस रेंज का हम ये कर रहे हैं कि सेट सेलेक्टेड रेंज करके इसके अंदर हम रेंज भेज रहे हैं कि जो रेंज सेलेक्ट हुई है वो आप इसमें भेज दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वेरिएबल में आपकी वैल्यू स्टोर हो गई जाके। अब चेंज करेंगे हम यहाँ पे, तो आपके पास वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मसला, अच्छा फंक्शन अभी हमने कॉल नहीं किया हुआ इसलिए आपके पास नहीं आ रही। ये सर्च बाय रेंज आपके, ये आपको ऑन चेंज पे कॉल करना पड़ेगा। तो हम आएंगे नीचे ऑन चेंज पे, जिस तरीके से ये सब कॉल किया आपने वैसे ही हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा कॉपी पेस्ट करके बस सेट सेलेक्टेड टेक्स्ट को की जगह आप अपना फंक्शन कॉल कर दोगे, या पूरा सेम टू सेम ही आपने उतारना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर एक एरो फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास ई एज एन एलिमेंट मिलेगा आपको, और हम यहाँ पे सेट सेलेक्ट आपका फंक्शन कॉल करें सर्च बाय रेंज, ठीक है। फंक्शन कौन सा आपने कॉल करना है ये आपको पता होना चाहिए कि आप इनपुट में डायरेक्ट स्टोर कर, मतलब वेरिएबल में डायरेक्ट स्टोर करवा रहे हैं वैल्यू, या फिर आप जो है पहले फंक्शन कॉल करवाओगे और फंक्शन में स्टोर करवाओगे आप वैल्यू, ठीक है। तो सर्च बाय रेंज हमने कॉल किया हुआ है, और यहाँ पे हमने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दिया, चेंज हो रही है वैल्यू अब आपके पास, ठीक है। तो ये रेंज हमारे पास 3500 हमारे पास जो है मैक्सिमम है, और इसकी मिनिमम 0 हो गई आपके पास। तो यहाँ से यूज़र सेलेक्ट कर सकता है कि उसने कितनी रेंज सेलेक्ट करनी है।
जब आपके पास यहाँ पे प्राइस रेंज आ रही है तो अब हमने प्रोडक्ट को फिल्टर आउट कर लेना है और हमने बस डिस्प्ले करवा देना है। वो काम हम लास्ट टाइम 2 मरतबा कर चुके हैं। हमने कैटेगरी बाय सर्च किया और हमने टेक्स्ट बाय फिल्टर हमने फिल्टर किया टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है। वही चीज़ हमने करनी है कि लेट फिल्टर डेटा इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर। इस फिल्टर के अंदर हम क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन आएगा आपके पास जिसमें हम प्रोडक्ट बता रहे हैं कि प्रोडक्ट को क्या करो, प्रोडक्ट डॉट जो प्राइस होगा आपका प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइस रखा हुआ है वो प्राइस जो है लेस देन इक्वल टू हो जो हम प्राइस दे रहे हैं उससे। तो जो हम प्राइस दे रहे हैं वो हमारे पास रेंज में आ रहा है। अब मैं आपको रेंज एक मरतबा कंसोल भी करवा के दिखा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग रेंज। वजह क्या है देख लेते हैं। इसके अंदर हमने डायरेक्ट यहाँ पे रेंज पास कर दी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास रेंज डायरेक्ट आपके पास आ रही है एज अ नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर नहीं आता आपके पास तो आपने इसको करवाना पड़ता सेट। फिल्टर हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। आपके पास नंबर डायरेक्ट कंसोल में भी आ रहा है। अगर ये चीज़ इनपुट में होती है आपके मतलब आपका स्ट्रिंग में होती, इन्वर्टेड कॉमाज में होती, तो आप इसको फिल्टर नहीं करवा सकते थे। आपको इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आता है एक पार्स एंड का मेथड आता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम पार्स एंड का मेथड लगाते हैं, पार्स एंड, ठीक है। तो पार्स एंड करके आपने इसके अंदर रेंज पास करवा दी, सही है। अब हमने क्या करना है, फिल्टर डेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं फिल्टर डेटा कंसोल करवा रहा हूँ। फिल्टर डेटा ऊपर रेंज करवाई थी, मैं रेंज को कमेंट कर दिया है। आ रहे कम हो रहा है डेटा, जैसे जैसे रेंज कम कर रहा हूँ कम होता जा रहा है, 0 पे बिल्कुल ख़त्म। तो अब ये जो फिल्टर डेटा आ गया, अब इसका क्या करना है, हमने डिस्प्ले करवा देना। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेट फिल्टर डेटा हम जो ऊपर 2 फंक्शन में चलाते हुए हैं कि फिल्टर डेटा वाला जो हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल है इसके अंदर सारा फिल्टर डेटा आ रहा है, उसके अंदर आप जाके इसको भी रख दें। तो सेट फिल्टर डेटा हमारे पास है, फिल्टर प्रोडक्ट, इसके अंदर हमने डायरेक्ट फिल्टर डेटा रखवा दिया, सही है। अब जब आप चेंज करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे फ़िल्टर हो रहा है बाय रेंज, ठीक है। अब ये रेंज के हिसाब से फ़िल्टर हो रहा है। हमने 188 सेलेक्ट करी तो यहाँ पे जितने भी आपके पास प्रोडक्ट आएंगे वो 188 से कम होंगे या उसके बराबर होंगे। हमने ये कर लिया आज हमने बाय रेंज फ़िल्टर, सही है, ठीक है। अब आपने जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय करना होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, आपने इसको लाइव कैसे करना है, वो चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करना है, आपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए आपके पास एक कमांड है npm run build। ये सारी कैटेगरी सर्च और ये सब आपके पास वैसे ही होगा। बाकी सारी चीज़ें आपके पास क्या है, सिमिलर है। आपने प्रोडक्ट में जैसे काम किया है वैसे ही आपने क्या किस में करना है, डिज़ाइंस में काम करना है। डिज़ाइनर्स में तो आपके पास 4 डिज़ाइनर्स का डेटा तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो डिज़ाइंस में भी सेम काम होगा आपके पास। तो इस तरीके से हमने फ़िल्टर आउट करवा लिया डेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अच्छा एक चीज़ और कि हमारे पास यहाँ पे सब कैटेगरी अगर आता है आपके पास, क्या आपने सब बाय सब कैटेगरी करना है कि इसके अंदर जो कैटेगरी के अंदर कैटेगरी आ रही है उससे भी करना है अगर आपने, तो आप क्या करें कि यहाँ पे जिस तरीके से आपने यूनिक कैटेगरी किया है वैसे आपके पास एक और बन जाएगा और इसमें आ जाएगा कैटेगरी की जगह सब कैटेगरी, ठीक है। डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे दोबारा से। पब्लिक के अंदर डेटा के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट डॉट जेसन के अंदर एक सब कैटेगरी के नाम से भी आ रहा है कि भाई अगर आपने कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी भी फिल्टर करना है तो आप सब कैटेगरी के ऊपर चला दें। तो सब कैटेगरी में यहाँ पे एक और फील्ड बना दी सब कैटेगरी के नाम से, यूनिक कैटेगरी की जगह अब आ जाएगा आपका सब कैटेगरी। इसी तरीके से एक स्टेट और बन जाएगी कैटेगरी के साथ साथ आपकी, ठीक है। कैटेगरी के साथ साथ आपकी इस दफ़ा सब कैटेगरी बन जाएगी। यहाँ पे सब कैटेगरी आपके पास यहाँ पे आ गया, सब कैटेगरी, सही है। तो आप कैटेगरी की तरह सब कैटेगरी भी आपके पास आ जाएगा। जैसे हमने कैटेगरी सेट करवाए वैसे ही हम यूनिक सब कैटेगरीज को भी स्टोर करवा लेंगे। सेट सब कैटेगरीज और यूनिक सब कैटेगरीज, ठीक है। तो सेम टू सेम सिमिलर काम है। अब आपका सेम काम पैटर्न चल रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है अब काम, ठीक है। तकरीबन आपने एक दफ़ा कर दिया काम, वो रिपीट हो रहा है। npm run
बिल्ड, अभी हमने बिल्ड की कमांड चलाई नहीं, मैं आपको बिल्ड करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो हमने सेम सब कैटेगरी बना लिया। अब सब कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और फील्ड बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे कैटेगरी आ गया, सेम टू सेम मेरे पास होगी, तो मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसका नाम मैंने सब कैटेगरी रख दिया। सब कैटेगरी में सर्च बाय कैटेगरी अभी आपको चल रहा है, अभी हम ऑन चेंज की बात नहीं कर रहे, फिलहाल मैं ऑन चेंज को कमेंट कर रहा हूँ। कैटेगरी के ऊपर चल रहा था बाय मैप मेथड, इस दफ़ा मैं सब कैटेगरी के ऊपर चला रहा हूँ, ठीक है। सेम काम रिपीट हो रहा है आपके पास, सब कैटेगरी। अब आपके पास जो इनपुट आएगा उसमें सब कैटेगरीज आ गई आपके पास, देख रहे हो, ये सारी वो सब कैटेगरीज हैं जो आपके पास आएंगी, ठीक है। अब हमने जो कैटेगरी, एक होता है कि आप यहाँ से सब कैटेगरी वाइज सर्च कर लें तो सब कैटेगरी वाइज सर्च हो जाएगा। दूसरा होता है कि आप जब यहाँ से कैटेगरी सर्च करें, उसके अंदर जो सब कैटेगरीज आ रही हैं वो निकाल के लेके आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए जब आप यहाँ पे यूनिक कैटेगरीज यहाँ पे निकाल लें, कहाँ पे, जब आपके पास डेटा आया था तब, यूनिक कैटेगरीज, यूनिक सब कैटेगरीज कब निकाल लें आप, डेटा के ऊपर निकाल लें। तो अब हम डेटा पे नहीं निकालेंगे, हम फिल्टर डेटा पे निकालेंगे। जब आपने कैटेगरी सर्च कर लिया, फर्नीचर सेलेक्ट किया, अब मुझे फर्नीचर की ही कैटेगरीज चाहिए, उसके अलावा और कोई कैटेगरीज नहीं चाहिए। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, ठीक है। मैं इसको साथ में ले आता हूँ, सब कैटेगरीज को जब सेट भी करवाना है साथ में, तो ये दोनों लाइनें मेरे पास यहाँ पे एक फिल्टर करके ला रहा है यूनिक कैटेगरीज को, और एक जो है सेट करवा रहा है। ये दोनों लाइनें मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, कहाँ रखूँगा, यहाँ पे मेरा कैटेगरी वाला फंक्शन चल रहा है, मैंने इसको कट कर लिया यहाँ से, यहाँ पे चल रहा है सर्च बाय कैटेगरी, इसके अंदर वो काम आएगा, क्योंकि पहले मैं कैटेगरी सेलेक्ट करवाऊँगा, फिर उसके बाद सब कैटेगरी सेलेक्ट करवाऊँगा, ठीक है। तो कैटेगरी आ गया मेरे पास, यहाँ पे कैटेगरी सेट हो गया था, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और अब मैप जो आपके पास चलेगा, डेटा के ऊपर नहीं चलेगा, किसके ऊपर चलेगा, फिल्टर डेटा के ऊपर, क्योंकि फिल्टर डेटा आपके पास वो कैटेगरी निकाल के ला रहा है। तो यहाँ पे लगा दिया फिल्टर डेटा। अभी आपके पास खाली मिल रहा है ये इनपुट, जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये कैटेगरी भी आ गई, सही है। जब ये आ गई आपके पास, तो यहाँ से आपने क्या करना है कि अब जब यहाँ से भी सर्च करेंगे तो इसके लिए अलग से फंक्शन बनेगा, और उस फंक्शन से आपके पास अलग डेटा आएगा, वो आप डिस्प्ले करवा देंगे डायरेक्ट, सही है। अभी यहाँ पे आपके पास सारी कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे फ्लोर लैम्प्स भी आ रहे हैं, टेबल भी आ रहा है, सीलिंग, वॉल, आउटडोर सब आ रहा है। हमारे को इसमें से भी अलग जाना है, तो उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे और उसको दोबारा फिल्टर डेटा में स्टोर करवा देंगे और वो डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। ये करवाऊँ या हो जाएगा, करवा दूँ। तो अब हम कैटेगरी तक पहुंच गए, हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया और कैटेगरी से सब कैटेगरी भी निकाल ली हमने। अब सब कैटेगरी को सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो होगा क्या कि यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाएंगे। अब यहाँ पे जिस तरीके से ऑन चेंज हमने अभी कमेंट मार दिया था, ऑन चेंज अनकमेंट करेंगे और सर्च बाय कैटेगरी जिस तरह चल रहा था वैसे सब कैटेगरी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उसी फंक्शन के नीचे एक और फंक्शन बना रहा हूँ, सर्च बाय सब कैटेगरी फंक्शन, सर्च बाय सब कैटेगरी। सेम आपके पास यहाँ पे सब कैटेगरी आएगी इस दफ़ा, तो सब कैटेगरी लिख दिया, कुछ भी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट सेम टू सेम। एक दफ़ा आपने फंक्शन बना लिया, फिल्ट्रेशन आपको तकरीबन सेम सिमिलर होती है, बस उस कंडीशन यहाँ लगती है, चेंज होती है। क्या आपने टेक्स्ट सर्च कर रहे हो, एग्जैक्ट सर्च कर रहे हो रेंज को, या क्या कर रहे हो, वो यहाँ पे होगा, ठीक है। सर्च बाय कैटेगरी के अंदर फिर वही करेंगे कि लेट फिल्टर डेटा इक्वल टू, अब हमारे पास किसके ऊपर चलेगा, प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है। अब किस पे चलेगा, हमारा फिल्टर के ऊपर चलेगा, जो आप मैप चला रहे थे जिसके ऊपर फिल्टर कैटेगरी के ऊपर, उसके ऊपर चलाएंगे। तो फिल्टर प्रोडक्ट्स के ऊपर अब हम एक और मैप चलाएंगे, फिल्टर प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने डॉट चलाया, मैप चलाएंगे हम यहाँ पे, फिल्टर चलाएंगे इस पर, फिल्टर करके हम यहाँ पे कैटेगरी फिल्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास फिर एक एरो फंक्शन आएगा और हम यहाँ पे पी डॉट सब कैटेगरी अगर इक्वल इक्वल होती है जो हमारे को सब कैटेगरी मिल रही है उसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा, सब कैटेगरी चेक कर लेते हैं, हमारे पास जेसन में किस तरीके से लिखा है, सेम टू सेम एज इट इज़ लिखा होना चाहिए। तो अगर पी डॉट कैटेगरी सब कैटेगरी आपके जो हमको सब कैटेगरी मिल रही है उसके इक्वल होती है, तो आप इसको कंसोल करवा दें।
अब इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे ऑन चेंज के ऊपर, सिंपल। तो ऑन चेंज हमारे पास चल रहा था, अनकमेंट किया मैंने, बस इस फंक्शन का नाम चेंज कर दिया सर्च बाय सब कैटेगरी। ठीक है, क्लियर है। कंसोल मैंने ओपन किया, यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया फर्नीचर, फिर इसके अंदर टेबल सेलेक्ट किया। तो टेबल के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अब बस आपने इसको मैप करवा देना है, तो मैप करवा देंगे यहाँ पे हम। लेकिन अगर अभी मैप करवाते हैं उसके लिए हमने अगर उसी फिल्टर डेटा के ऊपर रखवा दिया अगर हमने, तो क्या करेगा, अगली दफ़ा जब आप सर्च करोगे तो आपके पास फ़िल्टर डेटा वही 3 बचेंगे, उसमें से फ़िल्टर नहीं हो पाएगा। सही है। तो हमने क्या करवाना पड़ेगा, या तो इसके लिए हम एक और मैप चला दें। ठीक है, जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट्स बनाया था और फ़िल्टर प्रोडक्ट्स के लिए हमने 2 अलग अलग मैप चलाए थे। तो अगर हमारे पास सब कैटेगरी आ रही है तो आप उसके लिए या तो अलग चला दो, या तो आप ये काम करें कि आप जो है रीसेट करवा दें इसको। तो हम क्या करें, एक और मैप चला देंगे सीधा सीधा कि आपके पास जब सब कैटेगरी हो तब आप फ़िल्टर प्रोडक्ट्स नहीं दिखाना, आप सब फ़िल्टर प्रोडक्ट्स दिखाना। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है लेकिन करोगे तब समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और कैटेगरी बनवा देते हैं। ठीक है, कैटेगरी क्या है हमारे पास, अच्छा फ़िल्टर प्रोडक्ट्स था। अब हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया मैंने, फ़िल्टर सब फ़िल्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सब कर दिया मैंने, मतलब नेस्टेड चल गया, सेट सब फ़िल्टर प्रोडक्ट्स। अब मैं जो सेट करवाऊँगा इसके अंदर डेटा रखवाऊँगा अब मैं। ठीक है, तो सर्च बाय सब कैटेगरी फ़िल्टर्ड प्रोडक्ट्स, अपना फ़िल्टर डेटा, इसके ऊपर अब मैंने मैप चलाना है सब फ़िल्टर प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब यहाँ पे आपने कंडीशन सोर्स की लगानी पड़ेगी कि आपने क्या लगानी है। मैप चल रहा था हमारे पास कि फ़िल्टर प्रोडक्ट्स अगर हो, उसकी ये लेंथ अगर आपके पास 0 से ज़्यादा हो तो आप जाना और अंदर एक और कंडीशन लगा दी, आपने डिस्प्ले करवा दिया फ़िल्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, नीचे आ रहे प्रोडक्ट्स डॉट मैप। अब यहाँ पे आप एक और कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, कि फ़िल्टर प्रोडक्ट्स अगर आपके पास हो, मतलब कि सब फ़िल्टर प्रोडक्ट जो आपने ऊपर कंडीशन बनाई थी ना, फ़िल्टर प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं क्या, कि अगर आपके पास सब फ़िल्टर प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेंथ उसकी अगर हो आपके पास ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर आपके पास ये हो तो आप क्या करना, एक मैप चलाना जिसमें हम सब फ़िल्टर प्रोडक्ट्स के ऊपर मैप चलाएंगे। तो इसका नाम मैंने सब फ़िल्टर प्रोडक्ट्स रख दिया। ठीक है, अगर होगा तो सब फ़िल्टर प्रोडक्ट शो करवा देगा। अच्छा, ये कहाँ तक चल रहा है आपके पास, यहाँ तक चल रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे हम एल्स की कंडीशन लगाएंगे और एल्स में क्या आएगा, दोबारा से यही मैप चलेगा, लेकिन जो हमने फ़िल्टर प्रोडक्ट्स के ऊपर चलाया था हटा दिया, उसको चेंज कर दिया, अब उसको हम दोबारा ले आएंगे। तो ये कॉपी किया मैंने यहाँ से पूरा यहाँ तक कॉपी, और यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इस दफ़ा अब इसमें क्या होगा, फ़िल्टर प्रोडक्ट्स। तो कंडीशन मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ कि हमने लगाई क्या कंडीशन। कंडीशन हमने सबसे पहले ये लगाई कि अगर आपके पास फ़िल्टर्ड प्रोडक्ट्स हों, अगर सिर्फ कैटेगरी वाइज सर्च किया है, फ़िल्टर प्रोडक्ट्स आपके पास हों या इनपुट से सर्च किया है, अगर वो हों आपके पास ज़्यादा, तो आप फ़िल्टर्ड प्रोडक्ट्स दिखाना, नहीं तो आप प्रोडक्ट्स दिखाना। ठीक है, नीचे प्रोडक्ट्स दिखाना, ये वाले। ठीक है, अब फ़िल्टर प्रोडक्ट्स के अंदर एक और हमने इफ़ लगाया कि अगर फ़िल्टर प्रोडक्ट्स में आपके पास फ़िल्टर प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर सब फ़िल्टर प्रोडक्ट जो हमने बाय सब कैटेगरी सर्च किया है और अगर उसकी भी लेंथ आपके पास 0 से ज़्यादा है तो आप वो दिखाना, अगर वो भी नहीं हो तो आप सिर्फ फ़िल्टर प्रोडक्ट्स दिखा देना। ठीक है, मतलब नेस्टेड चलेगा, इफ़ के अंदर इफ़ चलेगा हम। ठीक है, ये कंडीशन हमने लगा दी है। लाइटनिंग टेबल, अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी डलवा देता हूँ यहाँ पे सब कैटेगरी के अंदर, सब कैटेगरी की एक हेडिंग H6 सब कैटेगरी। ठीक है, ये लाइन सब में रखवा देता हूँ मैं, कैटेगरी सब कैटेगरी, और नीचे हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर होगी। आ गई टेबल नेम्स, दोबारा से सेट करते हैं इसको। ठीक है, आ रहा है सोफ़ा फर्नीचर, फर्नीचर के साथ डेकोर। ठीक है, पहले तो कैटेगरी आ रही है, अब कैटेगरी वाइज फ़िल्टर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डेकोर पे आ गया। ये सारे मेरे पास डेकोर वाले आ गए, डेकोर डेकोर डेकोर, ये सारे डेकोर वाले हैं। अब मेरे को डेकोर के अंदर भी एक स्पेसिफिक चाहिए, तो अभी आपका सब कैटेगरीज अलग अलग आ रही हैं। मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास चेंज होकर वो वाली स्पेसिफिक कैटेगरी आ गई आपको। ठीक है, तो स्पेसिफिक कैटेगरी सर्च भी हमने कर लिया है।
ठीक है। तो यहाँ तक हमने फ़िल्टरिंग और सॉर्टिंग हमने फ़िल्टरिंग कर ली हमने सर, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कि इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे। आपकी वेबसाइट बन गई, सेम काम आपका डिज़ाइंस के अंदर भी होगा कि डिज़ाइंस के अंदर आप जो है सेम यही इनपुट फील्ड आप बनाओगे और कैटेगरी वाइज करोगे, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कि अगर हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई, क्योंकि अब बचा क्या हमारे पास एक फीडबैक बचा है। फीडबैक में आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस की तरह करवाओगे, और कॉन्टैक्ट अस हम कैसे करवाएंगे वो हम देखेंगे अभी कि कॉन्टैक्ट्स हमने कहाँ पे रखवाने हैं। एक काम हमारा एक रह गया कि कॉन्टैक्ट्स हम कहाँ रखवाएंगे, ठीक है। तो अब हमने इसको डिप्लॉय करना है, लाइव करना है, मतलब आपने अपनी वेबसाइट को लाइव कैसे करेंगे। आपके पास अकाउंट होना चाहिए नेटलीफाई का, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे गूगल अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना गूगल अकाउंट लॉगिन कर लिया है। कहाँ पे जाना है आपने, नेटलीफाई, ठीक है। नेटलीफाई, नेटफ्लिक्स होता है जिस तरह, वैसे नेटलीफाई है ये, ठीक है। नेटलीफाई पे जाना है आपने। यहाँ पे नेटलीफाई का आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है, ठीक है। अकाउंट जैसे ही आप साइन अप करोगे बाय ईमेल कर सकते हो, या फिर आप बाय गिटअप कर सकते हो। अगर आपका गिटअप का अकाउंट बना हुआ है तो गिटअप से इसको लिंक कर दो, या फिर आप ईमेल प्रोवाइड करो। यहाँ पे अगर आप साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बाय ईमेल, ठीक है। साइन अप विद ईमेल, यहाँ पे ईमेल ऐड करोगे और ईमेल से साइन अप कर लो। या तो गूगल से आ रहा है, अब गूगल से आपके पास आ गया, डायरेक्ट गूगल से हो रहा है तो डायरेक्ट गूगल से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास अकाउंट क्रिएट है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन विद ईमेल कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपना नेटलीफाई का अकाउंट ओपन कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की एक बिल्ड बनाएंगे। बिल्ड मतलब कि आपका जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो आप एक बिल्ड बनाएंगे। बिल्ड होता क्या है, बिल्ड आपके पास आपके प्रोजेक्ट को कंप्रेस करके एक फोल्डर बना देता है जिसमें आपकी इंडेक्स की फाइल, स्टाइल डॉट सी एस एस, मतलब कि स्टाइलिंग वगैरह सब उठा के कंप्रेस करके कुछ फाइल्स में समराइज करके रख देता है, ठीक है। वो फोल्डर हमने उठा के रखना होता है नेटलीफाई पे। जब वो रखेंगे वहाँ पे तो वो डायरेक्टली आपका होस्ट हो जाएगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे यहाँ से, ठीक है। क्लियर कर दिया हमने टर्मिनल, प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए, ठीक है। एन पी एम रन बिल्ड, BUILD बिल्ड, ठीक है। आप एंटर करेंगे, ये आपके पास कुछ थोड़े से सेकंड लेगा और आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर आएगा डिस्ट के नाम से। ये डिस्ट का फोल्डर आपका नया फोल्डर है। इसमें आ क्या क्या रहा है, इसमें आपके पास जो है वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो आपने रखी थी। इमेजेस आ जाएंगी, एसेट्स आ रहा है, एसेट्स के फोल्डर में एक JS की फाइल है और एक CSS की फाइल है। ये CSS की फाइल आ गई, ये JS की फाइल आ गई आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आपका डेटा के अंदर डेटा डॉट जेसन हमने जो पब्लिक के अंदर रखा था उसने डायरेक्ट पब्लिक का फोल्डर उठा के यहाँ पे रख दिया। पब्लिक के फोल्डर के अंदर मेरे ख्याल से हमने डायरेक्ट इमेजेस भी रखी हुई थी, तो पब्लिक का फोल्डर आपका डायरेक्ट आ गया। डॉट इंडेक्स डॉट HTML की एक ही फाइल है हमारे पास यहाँ पे। और बाकी जो आपकी CSS जावास्क्रिप्ट जो आपने की थी उसने एक एक फाइल बना के रख दी, सिंपल, ठीक है। जो आपने मल्टीपल फाइल्स में काम किया था अब वो समराइज करके उससे कंप्रेस करके एक फाइल बना दी है। तो अब आपके पास जो फोल्डर रह गया वो आपका डिस्क का फोल्डर है। इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। आप चेंजेस करोगे अपने ही काम के अंदर जो आप कर रहे थे, आप दोबारा से बिल्ड बना दोगे तो अपडेटेड बिल्ड आ जाएगी, आपका अपडेटेड काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, होस्ट कैसे करना है आपने इसको, आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे आपके पास प्रोजेक्ट आ जाएगा। फिलहाल आपसे ये टीम का पूछेगा कि आपकी टीम नेम क्या है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम, अपना ईमेल, डायरेक्ट कुछ भी रख दें। टीम नेम बता के आपके पास इस तरीके से आ जाएगा इंटरफेस, आपके पास सेम टू सेम एज इट इज आएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, खाली आएगा डायरेक्ट कि आप डिप्लॉय करें अपनी फर्स्ट साइट को, ठीक है। आपके पास अगर वो ऑप्शन आ रहा है आप डायरेक्ट चले जाएं। इस तरीके से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो मेरे पास नीचे आ रहा है आपके पास ऊपर आएगा, या डायरेक्ट आपसे पूछ रहा होगा कि डिप्लॉय करें और सेलेक्ट करें ऑप्शन को, तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। वरना यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू प्रोजेक्ट। जैसे ही ऐड न्यू प्रोजेक्ट करोगे, हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है, हम खुद से डिप्लॉय करवा रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे डिप्लॉय मैनुअली वाला, ठीक है। तो डिप्लॉय मैनुअली हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब ये आपको बोल रहा है कि आप अपना फोल्डर यहाँ पे ड्रैग कर दें। तो ब्राउज एंड अपलोड करके आप आएंगे अपने फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप पे किस नाम से, न्यू फोल्डर के अंदर न्यू न्यू बना, ठीक है। फोल्डर के अंदर आके आपको यहाँ पे डिस्क का फोल्डर आपको नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, तो ये हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर रखा हुआ है एक फोल्डर के अंदर जिसमें टेक्वेस्ट ट्रेनिंग का फोल्डर था।
आपको बाकी चीज़ें मिलनी है, SRC पब्लिक नोड मॉड्यूल्स फाइल नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी फोल्डर की बात कर रहा है। फोल्डर ही सेलेक्ट करना है, तो डिस्क का फोल्डर आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड कर कंफर्मेशन पूछा है, आप अपलोड कर दें, कंफर्मेशन हो गई आपके पास, ये अपलोड आपके पास प्रोजेक्ट हो जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा आपके पास एक लिंक जनरेट करके दे देगा आपको ये, ठीक है। तो कुछ सेकंड लगेंगे, आपके पास ये हो गया, आपके पास लाइव भी हो गया है, लिंक भी आ रहा है। अब ये लिंक कौन सा है, ये जो ग्रीन कलर का आ रहा है, ये आपके पास लिंक है। आप क्लिक करें इसको और आपके पास ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली लाइव ओपन हो गया, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट आपके पास एयरफोर शेयर पे भी रख रहा हूँ, आप उसको चेक कर सकते हो। कॉपी किया मैंने इसको, एयरफोर शेयर पे आपके लिए रख दूंगा। अभी नहीं, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा सेशन आप इसको चेक कर लें, ठीक है। सर अगर आपके पास अपनी होस्टिंग हो और अगर आप उससे करवाना चाहो तो उससे भी करवा सकते हैं, ये फ्री होस्टिंग है आपके पास। यानी वो जी, होस्टिंग है, हाँ उसमें 50 सब होस्टिंग ले सकता हूँ। हाँ, तो आप सब होस्टिंग पे करते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसा जैसा आपको सही लगे। अभी फ़िलहाल फ्री, जिसके पास होस्टिंग नहीं है तो भाई फ्री आपने करना है होस्ट, ठीक है, तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो नाम आ रहा है ना आपके पास, एंडरिंग और इस तरीके से आप अजीब अजीब नाम आएंगे आपके पास। अब आप ये चाह रहे हो कि आपके हिसाब से नाम चेंज हो जाए, तो आपके हिसाब से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप आएंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आपके पास, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आप आएंगे तो चेंज प्रोजेक्ट नेम आ रहा है आपको। पहले आता था यहाँ पे चेंज साइट नेम, अब प्रोजेक्ट नेम आ रहा है। तो जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, ये वही नाम है, इसको मैंने चेंज करना है। क्या नाम था हमारे पास, होम स्टाइलर्स, तो होम स्टाइलर्स डॉट नेटिफाई डॉट ऐप सेव कर दूंगा मैं इसको, मेरे पास सेव हो जाएगा, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, मतलब पहले से किसी ने इसके ऊपर किया हुआ है। तो अब आपने यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा। तो नाम आप यहाँ पे चेंज करेंगे, तो आप यहाँ पे नाम डिफाइन कर देंगे, कोई नया नाम, ठीक है। नाम कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो डैश करके मैंने एप टेक रख दिया, या आप टेकविज खेल लो तो टेकविज रख देता हूँ, ठीक है। टेकविज सेव किया, आई होप कि किसी ने नहीं किया हो तो ठीक है, नहीं है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब आप डायरेक्ट भी लिखोगे अगर आप यहाँ पे कि होम स्टाइलर्स डैश टेकविज डॉट नेटलीफाई नेटलीफाई डॉट ऐप, आ गई आपके पास वेबसाइट। अब आपका ये यूआरएल लाइव हो गया, कोई भी एक्सेस कर सकता है। वही चीज़ आपके पास यहाँ पे आ रही है, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सर्च बाय यहाँ पे वो भी चलेगा आपके पास, ठीक है। फर्नीचर के अंदर ये आपके पास ये भी चल रहा है, सीलिंग भी चल रहा है, ये बाय रेंज भी चलेगा आपके पास, ठीक है, सही है। तो सब आपके पास वर्किंग चल रहा है। अब आपकी होस्ट हो गई है वेबसाइट और लाइव भी हो गई आपकी वेबसाइट, ठीक है। अब सपोज़ कि आपने लाइव भी कर दी, और लाइव करने के बाद अब आपने चेंजेस दोबारा कर दिए, अब आप उसको अपडेट करना चाह रहे हैं दोबारा, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए मैंने आपको, खुद अपडेट नहीं होगी, आपने डिप्लॉय करना पड़ता है, ठीक है। अपडेट खुद नहीं होती। अगर ये गिटअप से लिंक हुआ होता और आपका जो प्रोजेक्ट है गिटअप पे है, और वहाँ से आपने इसको डायरेक्टली बता दी कि भाई आप गिटअप से उठाएं, तो ये आपके पास फिर भी रीडिप्लॉय का ऑप्शन आपके पास वर्सल में होता है ऐसा। तो इसके अंदर मैंने चेक नहीं किया, तो इस तरीके से ऑप्शन होते हैं, कुछ साइट देती हैं आपको ऑप्शन, वरना हमने खुद करना पड़ता है। आप जब काम सॉफ्टवेयर हाउस में करोगे, वहाँ पे भी आपने जब डिप्लॉयमेंट होती है, तो आप जब हो जाता है काम, तो आपने रीडिप्लॉय खुद करना पड़ता है, ठीक है। वर्सल के ऊपर ऐसा ऑप्शन होता है कि आप जब गिटअप पे चेंजेस कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है ट्रैक करके, और वो अपडेट करवा देता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दोबारा आना है, दोबारा से यहाँ पे टर्मिनल में npm रन बिल्ड चलाना है, दोबारा डिस्क का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, दोबारा से अपलोड करेंगे। लेकिन कहाँ जाके करेंगे आप आए नेटलीफाई के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर प्रोजेक्ट नहीं मिला, आप यहाँ पे मेन नेटलीफाई के ऊपर डायरेक्ट में आ गया, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपको यहीं पे मिल जाएगा आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मेरा पास आ गया होम स्टाइलर टेकविज, आ गया मैं इसके ऊपर। अब यहाँ पे आ रहा है डिप्लॉयज, डिप्लॉयज के ऊपर आया, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आ रहा है पब्लिश्ड, आपके पास आ रही है प्रोडक्शन पब्लिश्ड। अभी आपके पास ये वाली चल रही है जो हमने 2:13 पे डिप्लॉय किया। आप ब्राउज टू अपलोड दोबारा करें, दोबारा आप डिस्क का फोल्डर सेलेक्ट करें, अपलोड करें, और ये आपके पास अपडेटेड वर्जन आपके पास आ जाएगा, और ये अपडेट हो जाएगा दोबारा। मतलब जब चेंजेस करनी है आप इसको रीडिप्लॉय करके चेंजेस करते हैं, वो वाली चेंज हो जाएगी खुद ही आपके पास। पुरानी वाली अब चेंज हो गई, अब आपके पास नहीं आ गई। अब आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो दो आ गए, एक प्रोडक्शन और एक ये आपका दूसरा प्रोडक्शन। 2:17 पे आ रहा है। अब ये वाला पब्लिश हुआ हुआ है, रिसेंट वाला, नया वाला, पुराना वाला नहीं चलेगा।
आप चाहें इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑप्शन आते हैं डाउनलोड डिलीट के, ये डिलीट वगैरह भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हम लेटेस्ट जो होता है वो अपलोड करते हैं और हमारा काम हो जाता है। ठीक है, दोबारा रीडिप्लॉय कर दें, आप उसको रीडिप्लॉय कर दें। ठीक है, पब्लिश डिप्लॉय आ रहा है, आप क्लिक करेंगे पुराना वाला वर्जन वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे होस्ट करके अपनी वेबसाइट को पब्लिक कर सकते हैं और ये होस्ट हो जाएगी। अलग अलग मल्टीपल और भी प्लेटफॉर्म्स है, सबसे इजी टू यूज़ रिएक्ट के अंदर यही है। आप डिश बनाएं और अपलोड कर दें, फ्री होस्टिंग है, आप जितनी मल्टीपल करना चाहे कर सकते हैं। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे की है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब तक मैं करता हुआ आ रहा हूँ, बच्चों को समझा के फिर मैं यहाँ पे डिप्लॉय भी करवा देता हूँ और रखी होती है। अभी रिसेंट बैच में मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने लाइव करना बताया, तो ये लाइव करके रखी मैं आपको। ये जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने समझाया था लैंडिंग पेज किस तरीके से बनाना है, तब की बनाई हुई है। तब तो मैंने होस्ट करी और रख दी डायरेक्ट। तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएं और रखते जाएं, बस आपके पास ये बन जाएगा आपका पोर्टफोलियो। और आप ये लिंक्स जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दें। ये लाइव है, सारी है रिकॉर्डिंग है। ठीक है, और ये जावास्क्रिप्ट का अभी रिसेंट जो गेम जैम हुआ था तो उसके ऊपर गेम बनाई थी तब की है, तो गेम भी मैंने डिप्लॉय कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। वेबसाइट जो आपके पास है आपके पास डिप्लॉय हो जाएगी यहाँ पे। और भी हमारे पास इस तरीके से सही है, पूरी वेबसाइट है। इस तरीके की पूरी वेबसाइट आप जो है रिएक्ट पे आप रिएक्ट की डिप्लॉय कर सकते हो आप डायरेक्टली। ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं और अब तक चलता ही जा रहा है। अब तक तकरीबन मैंने काफ़ी बना लिए होंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, लैंडिंग पेज बनाता हुआ आया हूँ। नॉर्मल HTML CSS की भी आप डायरेक्ट फोल्डर उठाएं अपना, अब कर दें, हो जाएगा अपलोड। ठीक है, तो नॉर्मल HTML CSS की भी वेबसाइट मेरे पास रखी हुई है काफ़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिप्लॉय होता है, आप डिप्लॉय करें और ये लाइव ही रहेगा जब तक आपके पास ये चल रहा है। इसकी कोई लिमिट मेरे ख्याल से अब तक मैंने नहीं देखी कि आपके पास जो है आपके पास खुद ही जो है ना बंद हो जाए कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो खुद ही डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पॉज नहीं होती है। ये बेसिक HTML CSS की भी वेबसाइट मैंने यहाँ पे रखी हुई है। सही है, तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसको इस्तेमाल करें और अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करें। ठीक है।